अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हब। और आज हम बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, इसका क्या फंक्शन है, इसके पास क्या पावर्स हैं और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में ये सारा कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके पास नोट्स हैं तो वो नोट्स खोल के रखें, पेन आपके हाथ में हो, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि वर्बली बतानी पड़ती हैं, वो स्लाइड्स पे अवेलेबल नहीं होती। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि आपको आने की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। यूनाइटेड नेशंस की जो सीरीज हमने इस चैनल पर स्टार्ट की थी उसमें हमने 3 वीडियोस कवर किए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस का इंट्रोडक्शन था पहले में, फिर यूएन चार्टर को हमने एवेल्युएट किया था। पिछली बार हमने जनरल असेंबली के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो ये वीडियोस आप ज़रूर विजिट कीजिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो सिक्योरिटी काउंसिल को हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के लिहाज से अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे यूनाइटेड नेशंस के, उनमें सबसे पावरफुल अगर किसी को कहा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, पर 15 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जिसमें हम रशिया, चाइना, यूएसए, बरतानिया और फ्रांस, ये 5 परमानेंट होते हैं। और 10 जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के थ्रू, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इनका 2 साल के लिए इनको सीट दी जाती है और हर साल 5 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से 5 जो है फिर से आते हैं, तो हर साल 5 रिमूव किए जाते हैं, 5 नए आते हैं। इस तरह से हर कंट्री को 2-2 साल का टेन्योर दिया जाता है। यूएन को जो प्रिजाइड कर रहा होता है वो एक प्रेसिडेंट होता है। सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रेसिडेंट होता है जो हर महीने चेंज होता है, और उसमें जो तब्दीली आती है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आती है। तो जितने वहाँ पे मेंबर्स होते हैं उसमें से अगर ए नाम का एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया समझ लें आप, और फिर बरतानिया है, तो उस वक्त पहले ए को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, फिर बी को। इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनकी अपॉइंटमेंट होती रहती है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें और इंडिया की, तो पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का 7 बार जो है मेंबर रह चुका है और इंडिया 8 बार। इसमें हम इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे 15 मेंबर्स थे, जिसमें 5 जो परमानेंट थे, तो उनकी इलेक्शन तो हो ही नहीं। तो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनकी इलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कंट्रीज कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। तो आउट ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये देखें इनकी जो इनकी इलेक्शन है, जो इनकी सीट्स हैं, वो जोग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से डिवाइड की गई है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट्स हैं वो जोग्राफी के मुताबिक डिवाइडेड हैं, तो फिक्स्ड हैं। अगर एशिया और अफ्रीका है तो उनकी फिक्स्ड हैं, तो इनमें से ही कोई आएगा। मतलब जैसे अफ्रीका की 3 सीट्स हैं और एशिया की 2, तो उनकी दोनों की मिला के 5 सीट्स हैं ही हैं। तो इन्हीं कंट्रीज में से इलेक्शंस होते हैं और जो जीत जाता है उसको सीट दी जाती है। ईस्टर्न यूरोप में 1 सीट है, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड्स, और 2 सीट्स वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। और अदर्स में आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिकन में आपकी कनाडा आ गई, मैक्सिको ये वगैरह। तो ये आप सीट्स देख सकते हैं यहाँ पे। एशिया पैसिफिक की 2 सीट्स हैं, मतलब एशिया सारा यहाँ पे आ गया 2 सीट्स। अफ्रीका की 3 सीट्स, और मैं ये पेन चेक करूँ सिर्फ 1 मिनट। लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन की 2 सीट्स, ईस्टर्न यूरोप की 1 सीट और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स की 2 सीट्स। ये 5 परमानेंट हैं जो कि फिक्स्ड हैं। मैं यहाँ पे आपको मैप दिखा के ये क्लियर करूँगा। 5 अफ्रीका और एशिया की, ये सारा। फिर हम देखते हैं ईस्टर्न यूरोप, तो इसमें आप डिफरेंस देख लें कि ईस्टर्न यूरोप कहाँ पे आता है। रशिया को एक्सक्लूड करें, चाइना को एक्सक्लूड करें। फिर 2 फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, तो ये आपने देखा होगा इसमें चेंजेस आ गई, तो ये लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में आ गए। फिर 2 फॉर वेस्टर्न यूरोप, ये वेस्टर्न यूरोप
एंड अदर्स, तो अदर्स में आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा होगा कि ये जो ब्लू वाला एरिया ये सारा अदर्स में आ जाएगा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे अदर्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं वोटिंग प्रोसीजर के ऊपर। वोटिंग प्रोसीजर क्या होता है? तो इसमें जो कोई भी रेजोल्यूशन लाया जाता है, कोई भी ड्राफ्ट लाया जाता है, तो उसके ऊपर वोटिंग की जाती है, जिसमें आपको 5 जो है वीटो पावर्स को, जो परमानेंट मेंबर्स को एक वीटो पावर दी जाती है कि वो या तो हाँ करेंगे या तो ना करेंगे। अगर किसी एक ने वहाँ पे ना किया तो वो रेजोल्यूशन रद्द किया जाएगा। तो ये लाजम है कि आपको पांचों के पांचों वीटोज, पांचों के पांचों जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो इसके ऊपर एक तरह से एक ही राय रखते हो। तो मिनिमम 9 वोट्स आर रिक्वायर्ड आउट ऑफ 15 विदाउट अ वीटो। तो मिनिमम आपको 15 में से 9 वोट्स चाहिए, जिसमें पांचों के पांचों परमानेंट मेंबर्स भी इस पे जो है राजी हो, तभी ये रेजोल्यूशन पास होता है। इफ वन ऑफ द P5 कंट्री एब्सटेन्स, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि जो वीटो पावर कंट्रीज होते हैं वो एब्सटेन भी करते हैं, मतलब वो ना वोट देते हैं, ना वोट, ना हाँ करते हैं, ना ही नो, ना ही यस, तो वो एब्सटेन करते हैं, मतलब वो वोट ही नहीं देते। तो वो कहते हैं कि इस कंडीशन में भी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा अगर एक P5 कंट्रीज में से एब्सटेन करता है तो। अप्रूवल ऑफ ऑल P5 कंट्रीज इज मैंडेटरी टू मेक एनी चेंजेस इन P5 ग्रुप। अच्छा यहाँ पे एक सवाल होता है कि आपने देखा होगा कि यूएन के रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की, तो उसमें बीच में ऐसी बातें हो रही थी कि इंडिया को या फिर ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनको परमानेंट मेंबर्स का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये ज़रूरी है कि इंडिया के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट बताई है कि P5 मेंबर्स अगर कोई चेंजेस लाना चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो P5 कंट्रीज खुद उस पर राय दें, मतलब पांचों के पांचों राजी होनी चाहिए। तो अगर इंडिया चाहता है कि वो परमानेंट मेंबर बने तो ये चाइना तो होने नहीं देगा, चाइना P5 में से है। तो इस तरह से एक तरह से ये नामुमकिन हो गया है कि कोई चेंजेस इनके सिक्योरिटी काउंसिल में हो जाए जिसमें इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाए। तो चाइना के होते हुए इंडिया को परमानेंट सीट तो मिलने से रही। फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रक्चर, थोड़ा मैं आपको बताऊं कि वीटो पावर का इस्तेमाल कैसे किया गया है और उसके ऊपर क्यों इतनी तनकीद की जाती है सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। ये जो वोटिंग प्रोसेस होता है इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी काउंसिल को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट इशू आता है तो ज़्यादातर उसको वीटो कोई ना कोई कंट्री कर देता है। वो अपना इंटरेस्ट देखता है कि मेरे इंटरेस्ट में ये चीज़ है कि नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल 1958 में आई गेस कि सुएज कैनाल का क्राइसिस आया था 1956 में, तो फ्रांस और बरतानिया ने वहाँ पे एक तरह से कुछ वीटो कर दिया था या फिर रशिया ने वीटो कर दिया था। फिर दूसरा आप इसराइल का केस देख लें, अभी अभी रिसेंटली गाजा में वार हुई थी तो अल जजीरा ने बताया कि 53 टाइम्स सिंस 1972 अमेरिका ने वीटो किया हुआ है ऐसे रेजोल्यूशन को जो कि इसराइल के लिए था, जो कि इसराइल के खिलाफ था कि सीज फायर करें या फिर जो भी। इसी तरह से हम चाइना को देखते हैं तो चाइना ने बांग्लादेश के खिलाफ सबसे पहले वीटो किया था 1971 में। जो मतलब एक तरह से जो भी कंट्री उसमें नई मेंबरशिप चाहता है तो उसमें 5 जो परमानेंट कंट्रीज होती हैं उनकी रजामंदी होनी चाहिए। तो जब बांग्लादेश आता है ये सीट मांगने के लिए तो चाइना वीटो कर देता है, फिर वो 3 साल के बाद वो वीटो हटा देता है। इसी तरह से रशिया को तो मतलब कंट्री ही वीटो का कहा जा रहा था कोल्ड वार के टाइम्स में। तो कोल्ड वार के टाइम में तो रशिया लगातार वीटो के ऊपर वीटो देता था, जिसके ऊपर आगे जाके एक रिफॉर्म भी आया था। तो इसके ऊपर हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे कि यूएन में रिफॉर्म्स की क्या, कौन से रिफॉर्म्स रिकमेंड किए गए हैं और किस लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर फ़लस्तीन के ऊपर मैंने आपको बताया कि फ़लस्तीन की मेंबरशिप अभी तक नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि अमेरिका हमेशा वीटो कर देता है और चाइना ताइवान की जो मेंबरशिप है उसको ब्लॉक करके बैठा हुआ है। तो ये क्रिटिसिज्म भी है, आपको देख लें क्रिटिसिज्म यूएन स्ट्रक्चर परमानेंट मेंबरशिप सिस्टम। तो इसी तरह से एक तरह से वो आप एक ग्रुप है 5 कंट्रीज का, उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे G5, जो कि चाहता है कि हम 5 कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो जाएं।
और 5 परमानेंट मेंबर्स वीटो राइट और वीक इक्वल। तो हर मेंबर वीटो उसी वक्त करता है जबकि वो उसके इंटरेस्ट में नहीं होती, मतलब अगर इंटरेस्ट में है तो वो वीटो कर देते हैं। रिफॉर्म्स के ऊपर भी कनाडा भी कहता है कि इसको जो नॉन परमानेंट है उनको भी बढ़ा दें आप। खैर इसके ऊपर कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। Maintenance of international peace and security in accordance with the purposes and principles of UN। तो पहली वीडियो में हमने आपको यहाँ UN चार्टर अगर आप देखें तो उसमें पर्पसेस और प्रिंसिपल्स की बात की थी। तो उनके तहत सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करना जिम्मेदारी है सिक्योरिटी काउंसिल की। उसके बाद एन इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट दैट मे लीड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो ऐसी कोई डिस्प्यूट मुल्कों में जो कि सिक्योरिटी और पीस को डिस्टर्ब कर रहा हो वर्ल्ड में, उसको सिक्योरिटी काउंसिल इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसके बाद इट हैज द पावर टू डिटरमिन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्प्यूट दैट मे एग्रेशन फ्रॉम द कंट्रीज। तो ऐसी डिस्प्यूट जो कि एक तरह से अग्रेशन की को लीड करे, मतलब एक तरह से अग्रेसिव जो कंट्रीज होते हैं उनमें एक डिस्प्यूट पाई जाती है, तो उसको भी एक तरह से टैकल किया जा सकता है सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू। इट कैन टेक मिलिट्री एक्शन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की जो है उसको नहीं मानता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो और सिक्योरिटी और पीस को भी थ्रेट करता है, तो उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। इसका एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ गल्फ वॉर का। तो जब सद्दाम हुसैन ने सिक्योरिटी रेजोल्यूशन की मतलब उसका मान नहीं रखा, उसको नहीं माना, तो यूएसए ने उसको लीड किया और जो दूसरे कंट्रीज थे, एक तरह से कहते हैं कि 28 कंट्रीज ने मिलकर एक कोलिजन बनाई और इराक को इन्वेड किया था। तो सद्दाम हुसैन ने फिर तो आकर सरेंडर कर दिया। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस जो है कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू उनको जो है अग्रेसर कंट्री को ट्रीट करते हैं, कलेक्टिव मिलिट्री फोर्स बना के। इट हैज द पावर टू क्रिएट लॉज टू रेगुलेट द आर्मामेंट्स। तो इसके पास ये भी पावर है कि वो नए लॉज बना सकते हैं जो कि नए जो वेपन्स बन रहे हैं या आर्मामेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, किस तरह से रेगुलेट किया जाए, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, इस तरह से। इट इज़ अ पावर टू रिकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अच्छा, ये मैंने जनरल असेंबली वाले पॉइंट में भी बताया था कि जो इलेक्शन होती है नई मेंबर की, अगर कोई नया मेंबर स्टेट बनना चाहता है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल पहले रिकमेंड करेगी, वो पहले सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा और 9 उसको वोट मिल जाएंगे, कोई जो है वीटो नहीं मिलेगा, तभी वो जनरल असेंबली में जाएगा, फिर जनरल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाएगा, फिर वो मेंबर बन जाएगा। तभी आप देखते हैं कि ताइवान और फ़लस्तीन का किस्सा अभी तक मतलब उन्हें नॉन मेंबरशिप है, क्योंकि एक ना वहाँ पे यूएसए वीटो कर देता है, यहाँ पे चाइना। इट इलेक्ट्स द जजेस ऑफ आईसीजे विद जनरल असेंबली। तो आईसीजे के जो जजेस होते हैं वो भी जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सेशंस के ऊपर। सेशंस कैसे होते हैं? लेकिन 2 साल में इसका सेशन होता है और अगर ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी सेशंस भी बुलाए जा सकते हैं। और इनकी मीटिंग जो है ज़रूरी नहीं है कि न्यूयॉर्क में ही हो, कभी कभार बाहर भी हो सकती है। तो सिक्योरिटी काउंसिल पर यही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।